रोशनाल! मोड़ काटते ही गाड़ी के सामने ट्रक आ गया था। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए चीखी थी। उसके सारे बाल इस कोशिश में आगे आ गए थे। हिरनी जैसी आंखें फैल गई थीं। रोशनाल ने उसे देखा और उसने रिवर्स करके बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया था। तेजी से गाड़ी क्रॉस करने की वजह से रोशनाल का सर डैशबोर्ड से लगा। उसे ऐसे लगा कि जैसे उसका सर गर्म हो गया था और उसे अपने सर से गर्म स्याल मादा हल्के से निकलता हुआ महसूस हुआ था। लेकिन उसने अपना दुपट्टा मजीद टाइट किया और ऊपर सर पर शॉल कर ली थी कि उसे दर्द ना हो। तुम ठीक हो? रोशनाल उसे देखता हुआ बोल रहा था। उसको हैरान देखकर बोला था, जी मैं ठीक हूँ। वो अपने सर पर उठती टीसों पर बामुश्किल काबू पाकर बोली थी। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर गाड़ी स्टार्ट की। उसने ऐसे पूछा जैसे रस्म निभाई हो, और अब की बार गाड़ी की स्पीड हल्की तो नहीं पर थोड़ी सी कम हो गई थी। अल्लाह अल्लाह करके अपने सर पर हाथ रखकर वो घर पहुंची थी। आपके कपड़े निकाल दूं? वो डरते डरते बोली थी। जो जब से आया था परेशान बैठा हुआ था। वो बेड पर बैठा गहरी सोच में गुम था। कल जब मैं यहाँ हूँ तो तुम मुझे नजर ना आओ तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? वो हैरान परेशान होकर सवाल करने लगी। उसे तो इस सवाल की उम्मीद ही नहीं थी। अपने बाप के घर। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम अम्मी लोगों के पास चली जाना। पर वहां से तो मुझे सबने निकाल कर हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। मैं कहाँ जाऊंगी? उसकी आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गए थे। वो इतनी आसानी से कहता उसके दिल के हजार टुकड़े कर गया। आई डोंट केयर, जहाँ भी जाओ। वो संगदिली की हर हद अबूर करता हुआ बोला था। प्लीज इतना जुल्म ना करें, आंसुओं से बोली थी। मैं घर के किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी, पर अपना नाम मुझसे जुदा मत करें। ये घर आखिरी पनाहगाह है। मैं कहाँ जाऊंगी? तो फिर फैसला तुम्हारा, सारी उम्र का दर्द या तलाक। वो उसके खूबसूरत सरापे से नजरें चुराकर बोला था। पता है, आज मेरा दिल फटने लगा था। फुरकान ने मुझे वो ताना दिया जो मेरे बाप ने मुझे दिया था। तुम्हारी एक हरकत की वजह से मैं घर वालों और मुआशरे की नजरों से गिर गया हूँ। उसको तुमने खुद संगदिल बनाया है। वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला था। मैं ऐसा शख्स बन गया हूँ जो तुम्हें मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश करूंगा। इस आग से बचा लो खुद को। आखिरी बार कह रहा हूँ, खुद को मेरे नाम से आजाद करवा लो। तुम्हारी जिंदगी जलने से बच जाएगी, क्योंकि मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूँ जिसकी कोई इंतहा नहीं। तुम मुझ पर ग्रां गुजर रही हो और तुम ये चाहती हो कि जिंदगी की जगह मेरा दिल नरम पड़ सकता है, और तुम्हारे रिश्ते में या मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते में गुंजाइश रख सकता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब बदल गया हूँ। अब मैं धोखों में नहीं आता। वो उसे वाजे कह रहा था। वरना मुझे कुछ मत कहना। वो अब बात नरमी से कर रहा था। आप अपनी जलती आग के आप अपनी जलती आग में मुझे जलाएं। जब आपकी नफरत की आग बुझ जाएगी तो मुझे उस वक्त आज़ाद कर दीजिएगा। वो उसे कहना तो बहुत कुछ चाहती थी कि वो बेकसूर है। वो उस शख्स का गिरबान पकड़ना चाहती थी जिसने उसकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी छीन ली थी। वो अपने ऊपर किए गए सितम का हिसाब लेना चाहती थी, लेकिन वो कह ना सकी थी। वो शख्स अपने इंतकाम के लिए उसकी रूह को पामाल कर गया था, जो उसकी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकता था। वो उस शख्स को एतबार दिलाना चाहती थी। वो ये कहकर उसको हैरान छोड़ती चली गई थी। वो कमरे में आई तो उसके सब्र की तनाबें टूट गई। सर से शाल और दुपट्टा उतार फेंका था। सर पर दर्द हुआ। हाथ लगाकर देखा, खून था। वो साइज राज के साथ बैठती अपने बेड पर बाजू रखती हिचकियों से रो दी थी। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, ना अपने हक के लिए लड़ सकती थी। नीचे दराज से बाबा की तस्वीर निकालकर अपने सीने से लगाकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोई थी। उसे लगा कि वो आज यतीम हुई है, आज बेसहारा हुई है। वो टूट बिखर कर रोई थी। मामा, बाबा, आप मुझे छोड़ गए हैं। आपने पसंद की शादी की थी तो इसमें मेरा क्या कसूर था? आगा आगा जान तो कहते हैं कि मैं उनका खून नहीं हूँ। मुझे बड़ी मामा ने भी घर से निकाल दिया है। मुझे आज पता चला है कि घर क्या होता है, यतीम लफ्ज क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, जिंदगी क्या होती है, सांस क्या होती है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी सांसें चल रही हैं। जिंदगी खत्म हो गई है। माँ बाप के बगैर भी कोई जिंदगी होती है? ऐसा लगता है जैसे मुझे मौत आ गई हो और मुझे यकीन ना आ रहा हो। मामा, बाबा, मैं मर रही हूँ। आपकी शहजादी जिंदगी से तंग आ गई है। मामा, बाबा, प्लीज मुझे अपने पास बुला लें। बाबा, आपके बाबा के इतने बड़े बंगले में भी मेरी जगह कहीं नहीं है। बाबा, आपके भतीजे के फ्लैट के 4 कमरों में भी मेरा वजूद कहीं भी नहीं है। बाबा, खुदा की इतनी बड़ी दुनिया में मेरे लिए जगह कम पड़ गई है। मेरा वजूद हर जगह अनफिट है। मामा, आपकी शहजादी रुल जाएगी। प्लीज उसे अपने पास बुला लें। बाबा, जब सारे रिश्ते इतने जालिम हैं तो ये दुनिया कितनी जालिम होगी, जो मुझे गंदा कर देगी, मुझे रुसवा कर देगी। मुझे आपके भतीजे ने भी जहन्नुम में धकेल दिया। बाबा, अपने अल्लाह से बोले ना कि मुझे भी अपने पास बुला लें। आप तो उनके पास हैं, वो आपकी कोई बात रद्द नहीं करेंगे। आप मुझे अपने पास बुलाएंगे तो मैं मामा और आप तीनों वो और मैं मामा और आप तीनों बहुत खुश रहेंगे, जहाँ इस दुनिया की कोई टेंशन नहीं होगी। बाबा, आप अल्लाह ताला को बताएं ना कि सब जालिम हैं। अल्लाह, आप तो मेरी बात मान लें। वो सबकी बातें करती आखिर में अल्लाह से इल्तिजा कर गई थी। उसको भेजकर वो बेसुकून हो गया था। 2 घंटों से वो करवट पलट रहा था, पर उसको नींद नहीं आ रही थी। किसी को बेचैन करके नींद आ भी नहीं सकती थी।
आंखें बंद की तो चम से उसकी आंखों के आगे हिरनी जैसी खौफजदा आंखें आई थीं। वह एकदम से बेचैन हो उठा था। उसे फुरकान की बातों से इतना फर्क नहीं पड़ा था। उसे फर्क तब पड़ा जब आज एक्सीडेंट से रोकने के लिए उसने उसके कंधे पर हाथ रखा था। उसकी हिरनी जैसी खौफजदा आंखें देखकर जब उसके लंबे बाल आगे एक्सीडेंट की कोशिश में आगे आए थे, उस वक्त वो उसके दिल की दुनिया को तहवाला कर गई थी। वो मजबूत हिसाब का शेर जैसी जिसामत का मालिक आज खुद से डर गया था। उसके हाथों का नरम सा लम्स उसे अभी भी अपने ऊपर महसूस हो रहा था। वो उस लम्हे से डर गया था जब अशनाल ने उसका पहली दफा नाम लिया था। वो इसलिए डर गया था कि कहीं वो अपने घुटने उसके आगे टेक न दे। वो उसे खुद से दूर भेजना चाहता था कि लोग सच में उसे बदकिरदार ना समझ लें। वो अपने आप को जालिम तस्वुर करके भेजना चाहता था कि वो उससे डरकर चली जाए। वो उस एक लम्हे से डर गया था जब उसे इशनाल से इश्क हो गया था, जब वो उसकी आंखों में डूब सा गया था। बार बार तस्वुर में हिरनी जैसी आंखें देखकर बेचैन सा उठ खड़ा हुआ और स्लीपर पहनता उसके कमरे की तरफ बढ़ गया था। उसके कमरे में आया तो कमरा लॉक नहीं था। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। उसका दुपट्टा बेड पर पड़ा हुआ था। उसे जमीन पर बैठे बेड पर सर रखे पापा था बाबा मुझे अपने पास बुलाएं, ये कहते हुए में साथ उसकी सिसकी निकली थी। उसने उसे सीधा किया तो हैरान रह गया क्योंकि वो सोते हुए कह रही थी। उसके इन लफ्जों से रोशनाल बक के दिल में कई ठेस उठी थी। उसका सर ऊपर किया। उसके माथे से खून निकलता देखकर वो परेशान हो गया था। खून अब सूख चुका था कि जब उसे अपने दिए गए दर्द याद आए थे। उसने कौन सा खुशी के लम्हात दिए थे जो वो उसे अपने जख्म दिखाती या अपना दर्द बताती। उसका दिल किया कि वो उसे खुद में छुपा ले और कुछ देर बाद अपने दिल की ख्वाहिश पर लब्बैक कहता उसे सीधा करके अपने साथ लगा लिया था। उसके हाथ में कोई तस्वीर थी। उसने तस्वीर देखी जिसमें चाचू और चाची थे। चाचू ने उसे उठाया हुआ था। वो हक तक रह गया था। वो उसके इस चाचू की औलाद थी जो उसे जान से प्यारे थे, जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। वो उसके चेहरे पर मुस्कान की बजाय उल्टा वो उनकी बेटी के दर्द की वजह बन गया था। उसे हर रोज नया दर्द देता। वो तस्वीर को साइड टेबल पर रख गया। उसके जिस्म से तपती हरारत निकल रही थी। उसे शायद बुखार हो रहा था। उसका तपता जिस्म आग से ज्यादा गर्म था। उसकी सांस गैर हमवार लग रही थी। उसके गुलाबी चेहरे पर आंसू के मीठे मीठे निशान थे। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। वो उसकी हालत देखता अपने कमरे में ले आया और बेड पर उसे लेटाया था। उसके ऊपर कंफर्ट डाला था और वक्त की परवाह किए बगैर वो क्लिनिक निकला। उसके दिल में वहशत उठ रही थी। उसको इस हाल में देखकर उसे सुकून नहीं मिल रहा था। हर रोज वो उसे दर्द देता था। उसे मोहब्बत नहीं इज्जत तो दे सकता था। उल्टा वो उसकी मासूमियत को बखेर गया था। हर रोज कभी लफ्जों से उसको मजरूह करता तो कभी कभी उसको जिस्मानी मार देता था। वो उसकी जात के परखचे उड़ा गया था। वो 15 मिनट बाद वापस आया था। रात के 2 बज रहे थे। वो ऐसे ही बेसुध होती सर इधर उधर बेचैनी से मार रही थी। गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लब ऐसे खुश थे जैसे सूखा कोई खुश्क तालाब हो। सुबह जो गालिब चेहरा चमक रहा था वैसे लग रहा था जैसे कोई गुलाब का फूल किताब में बड़ा बड़ा मुरझा गया हो। वो फूल ही तो थी। वो फूल तो उसने पहले दिन तोड़ दिया था जिसको उसने मुकम्मल तौर पर मुरझा कर रख दिया था। वो फूल उस दिन मुरझाया था जिस दिन वो उसे उस घर से लाया था। बाबा अल्लाह से कहें मुझे अपने पास बुला लें। इस हालत में भी यही उसकी जुबान पे बिल्ड था। उसके मुंह की वजह से वो बहुत उसका मुंह उसकी वजह से बहुत ज्यादा सुर्ख हुआ था। उठो। उसके अल्फाज सुनता अपने आप को काबू पाते उसे उठाया था लेकिन वो बेखबर थी। उसने उसे बामुश्किल उठाया और उसके पास बैठकर अपने हाथ के सहारे से उसको जरा सा ऊपर उठाकर उसको पानी पिलाया और पेनाडॉल और पेन किलर दी। सरहाना भी तप रहा था और फिर चाय का कप और बिस्किट मुश्किल से खिलाए। उसकी हालत देखकर वो खुद जलते तवे पर बैठा था। उसको अपने रवैया का कुछ न कुछ एहसास हुआ था। वो ऐसा शख्स था, जख्म भी खुद देता और मरहम भी खुद रखता। वो अजीब था। उसके माथे का जख्म साफ करके पट्टी की और फिर उसको पट्टियां करता रहा। उसे जब लगा कि उसका बुखार पिछले 1 घंटे से वो बेचैन रहा और सोचों के सफर पर पछतावे के नाग जहर मार मार कर उसे डसते रहे। एहसासात के पंछी कहाँ कहाँ से उड़ाने भरते। उसे थकन का एहसास हुआ तो उसके पास आकर लेटा और कंफर्ट अपने ऊपर खींच लिया था। सारा दिन काम करने और दावत अटेंड करने के बाद अब वो थक सा गया था। अब उसको नींद आ रही थी। तकिया ठीक करके कंफर्ट खींचकर उसके बराबर आ लेटा। उसकी तरफ देखा जो दूसरी तरफ मुंह करके अब पुरसुकून सो रही थी और उसके ऊपर दुरुस्त किया था। अभी उसको सोए आधा घंटा भी नहीं गुजरा जब उसे अपने सीने पर थोड़ा बोझ महसूस हुआ। उसने नजरें उठाकर उसके कोशादा सीने में सिमटने की कोशिश की थी। वो अपने फैसले की इस मजबूती को खोना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो इसके मामले में बेबस हो। इसीलिए अपने ही जज्बों से उसे बुलंद आवाज में पुकारा, अशनाल। वो आंखें खोलकर उसे दूर होने के बजाय उल्टा उसके वजूद में पनाह लेने लगी। उसके बुखार में होने के बावजूद भी उसकी हशर सामानियां उठाते वजूद से वो नजरें उठा गया था। अशनाल तो होश में नहीं थी लेकिन वो तो होश में था ना। वो इस लम्हे को पछता रहा था। कितनी नफरत से उसने कहा था कि वो इस रिश्ते में अब और गुंजाइश नहीं रख सकता। वो अपने लफ्जों से मुकरना नहीं चाहता था। वो पहली रात अपने होश खोकर उसकी जिंदगी अजाब बना गया था लेकिन अब उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। उसका गुदाल वजूद उसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। वो ना ऐसा करना चाहता था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने बाजुओं में पड़ी अपनी जिंदगी को धुतकार देता।
वो उसे उठाकर खुद तो सो गई थी। उसकी सारी रात आंखों में कटी थी। उसकी ज़ात पर तो कोड़े लग रहे थे। वो नहीं चाहता था कि वो ऐसे इसकी ज़ात में कोड़े बरसाए जाएं, क्योंकि उस रात उसके साथ अशनाल की ज़िंदगी को जहन्नुम में धकेला गया था और उसकी इस खता की वजह से वो उसके दोहरे सितम सह रही थी। उसने सोचा कि वो बेशक माफ़ न करे, लेकिन उसके साथ अपना लहजा तो नॉर्मल कर सकता था। लेकिन एक तरफ चाहता था कि उसे पता भी ना लगे और वो उसे मोहब्बत करता है। वो अपनी कमज़ोरी उसको भी नहीं दिखाना चाहता था। वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि वो अपने से 12 साला लड़की की इस मासूमियत से हार गया है। वो अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करना चाहता था। उठें, अम्मी कह रही हैं आपको बाजार लेके जाना है। वो उसके पास आया था जो अपनी अलमारी सेट कर रही थी। वो अब बेड पर फैले अपने कपड़े तह कर रही थी। उसने एक नज़र उसे देखा था। मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ, वो नागवारी से बोली थी। आपने जाना कि नहीं? वो उसके लहजे को देखता अपने गुस्से पर कंट्रोल करता नरमी से बोला था। नहीं जाना, दफा हो जाओ, मत खाओ मेरा दिमाग। मनार ने अपने कितने दिनों की उलझन उस पर उतारी थी। क्या मसला है आपके साथ? मैं आपके लहजे को बर्दाश्त कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बदतमीजी करें। मैं आपका दोस्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे दोस्त बनने दीजिए, मुझे शोहर बनने पर मजबूर मत करें। वो उसे कलाई से दबोचता बेड पर फेंकता उसके ऊपर झुकता हुआ बोला था। क्या मतलब है तुम्हारा? मनाल की खौफ से उसकी जुबान बंद हो गई थी। मनाल ने उसको अपने ऊपर झुके हुए देखकर खौफ से कहा जो उसके बहुत करीब खड़ा था। मतलब कि अब मैं समझाऊं जानम। अब उसके करीब बैठ गया था जबकि मिनाल तो हैरत से आंखें फट गई थी। वो इस शख्स से ऐसे लफ्जों की उम्मीद नहीं कर पा रही थी। वो उसको अपने करीब देखती परे खिसकी थी क्योंकि वो इतना जुनूनी कभी नहीं हुआ था। 2 मिनट में तैयार होकर बाहर आए वरना मेरे अगले लाहे अमल की जिम्मेदार आप खुद होंगी। और खुद को तैयार करके रखा। आपको कौन सा रोग लगा है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? मैं आपके रिश्ते को टाइम दे रहा हूँ तो इससे में मेरी भलाई समझें। आपसे अच्छी तो हमारी काम करने वाली मासी है। वो उसके बिखरे हुलिये को देखकर वार्निंग देता बोला, जिसके बाल खुले हुए थे और पुराने कपड़े पहने हुए थे। वो उसके पास से उठता पिंक कलर का फ्रॉक पकड़ाता बाहर चला गया जबकि मीनार रोती रही थी। आज हसनान ने उसकी आंखों में वाज़ेह डर देखा था, लेकिन उसे लगा कि उसने जो किया बिल्कुल ठीक किया। वो खाला और अम्मी को देखता रहता था कि वो उसे हर वक्त समझाती रहती थी कि साफ कपड़े पहनो, अपने और अपने कमरे की सफाई रखो, लेकिन उनकी किसी बात का उसे असर नहीं हुआ था। वो अब अपने तरीके से उसे समझा आया था। थोड़ी देर बाद उसे बाहर आते देखा तो उसने वही पिंक कलर का फ्रॉक पहना हुआ था जो वो उसे थमा कर आया था। उसको देखता उसने अपने मखसूस दांत बाहर निकाले थे क्योंकि वो उसे बहुत अच्छी लग रही थी। उसने अपना आईफोन निकाला और जूम करके उसकी पिक बना ली और जल्दी से अपने स्मार्ट एंड्रॉइड फोन पर व्हाट्सएप करता गैलरी से तस्वीरें डिलीट कर गया था। वो अभी दूर थी, उसको करीब आता देखकर सेल्फी कैमरा निकाला था। मेरी तस्वीरें डिलीट करो जल्दी। उसकी इस हरकत को दूर से देखती तेजी से वो दांत पीसती उसके करीब आती हुई बोली थी। कौन सी मोहतरमा? वो ऐसे बोला जैसे उसे सिरे से जानता ही ना हो। इतने मासूम ना बनो, उनका कह रही हूँ जो तुमने अभी बनाई हैं। वो अपने गुस्से के उबाल पर काबू पाते हुए बोली थी। बंदा कुत्ता पाल ले, खुशफहमी ना पाले, भंगन कहीं की। आपकी तस्वीर मेरे इस आईफोन के काबिल है? वो मुस्कुराहट पर काबू पाता बोला। तो फिर मुझे गैलरी दिखाओ। उसको यकीन नहीं आया तभी बोली। उसने गैलरी ओपन करके दिखाई तो उसमें उसकी तस्वीर कहीं नहीं थी, उसकी अपनी तस्वीर थी। मेरी तस्वीर डिलीट करो, खुशफहमियां चेक करें जनाब की। वो उसके सामने हंसता हुआ उसकी नकल उतारते हुए बोला था। ये मोर मसूर की दाल। वो फिर से उसे चिढ़ा गया था। हसनान, आई विल किल यू। उसने गुस्से से मुक्का उसके कंधे पर मारा था। हाय मैं मर गया। वो एक्टिंग करता चाबी घुमाता कार में जा बैठा था जब मिनाल का बस नहीं चल रहा था कि वो उसके दांत तोड़ दे, लेकिन उसका बस चलता तो तब बात थी। वो उठा तो 9 बज रहे थे। सुबह 5 नमाज अदा करने के बाद सुबह 5 बजे नमाज अदा करने के बाद वो सोया था। वो घर पर ही था। मीटिंग शाम को थी। वो सारी रात काम करता रहा क्योंकि उसकी फॉरेन कंपनी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए सारी रात वो प्रेजेंटेशन बनाता रहा था। उसने फाइल आगे एक ऑर्गेनाइजेशन को देनी थी। सारी रात उस प्रेजेंटेशन के लिए बदसुकून रहा था। अब जाके उसको सुकून हासिल हुआ था। अलमारी में से सूट निकालने लगा तो ठटक गया क्योंकि उसके सारे कपड़े प्रेस हुए तरतीब से लगे हुए थे। उसने अलमारी ही आज खोली थी क्योंकि इससे पहले कभी जहमत ही नहीं हुई थी। वो खुद बेड पर रख जाती तो वो तैयार हो जाता। वो पहले फ्रेश हुआ, फिर नाश्ते के लिए किचन में चला आया। अशनाल कॉलेज गई हुई थी। उस रात की तलक कलामी के बाद उसकी बात नहीं हुई थी। उस रात के बाद वो उससे बिल्कुल बात नहीं करती थी। उसके बाद वो उसे बहुत हद तक बदली लगी थी। साफ सुथरा किचन था, हर शय तरतीब से सजी हुई थी। उसने हॉट पॉट ओपन किया तो उसमें कबाब के साथ अंडे और 2 पराठे पड़े हुए थे। चाय थर्मस में पड़ी हुई थी। वो नाश्ता देखकर उसकी सलीका मंदी का कायल हो गया था क्योंकि सारा घर भी चमक रहा था। उसका कमरा भी साफ था जो वो उसके सोते हुए पोंछा लगा कर गई थी। उसके सारे काम खुद करती थी। उसके इतने सितम के बावजूद, उसकी नफरत के बावजूद भी वो अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं हुई थी। उसका सारा काम अपने हाथों से करना। उसके लिए ब्रेकफास्ट रख जाती। दिन का खाना वो ऑफिस में ऑर्डर कर लेता था। रात का भी वो खुद बनाती थी। एक दो बार वो होटल
उसने सिर्फ खाना लाया था, उसके बाद उसके कपड़े धोना, इस्त्री करना, जूते तक वो पॉलिश करती थी, हर काम भी वो वक्त पर करती थी। वो नाश्ता लेकर लाउंज में चला आया था। लाउंज भी साफ सुथरा था। वो नाश्ता करने लगा। पराठे, अंडा और चाय उसे बहुत ही लजीज लग रहे थे। वो साथ नाश्ता कर रहा था और साथ साथ उसके दिमाग की गिरहें ताने बाने गिन रही थी, क्योंकि उसको आज उसकी जिम्मेदारी का एहसास हुआ था। उसको आज एहसास हुआ था कि उस नन्ही सी जान पर उसकी उम्र से बढ़कर जिम्मेदारियां थी। उसे आज पता चला था कि उसमें बीवी बनने की वो तमाम खूबियां उत्तम दर्जा मौजूद थी जो वो अपने हमसफर में देखना चाहता था। आज उसे मीनाल अशनार के सामने कुछ भी ना लगी थी। उसे सुबह की पढ़ी हुई एक आयत का तर्जुमा याद आ गया था। तर्जुमा: हो सकता है जो चीज तुम्हें पसंद आ रही हो वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और जो चीज तुम्हें नापसंद हो वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। अल्लाह जानता है मगर तुम नहीं जानते। सूरत अल बकरा। सच में उसे अल्लाह का फैसला तो बेहतरीन लगा। वो कितनी देर उसे सोचता रहा। अल्लाह ने तो शोहर के भी हकूक बीवी पर वाज़े किए थे, लेकिन मोहब्बत होने के बावजूद भी नाजायज लाड नहीं देना चाहता था। वो समझता था कि वो उसके प्यार और मोहब्बत से पहले बिगड़ी थी, लेकिन उसने सोचा कि शादी के बाद उसने उसका शोहर होने का एक हकूक भी पूरा नहीं किया। उससे सिर्फ जरूरत की चीजें फराहम की थी, लेकिन उसने ये ना सोचा था कि उसने उसे जायज लाड भी नहीं दिए थे। वो उसकी हर चीज का ख्याल रखती थी, लेकिन उसने एक दिन नहीं देखा था कि अशनाल ने खाना खाया या उसकी तबीयत तो नहीं खराब। वो तो अपनी अना और नफरत के जोन में था। वो उसे यहाँ लाकर बिल्कुल लावारिस कर गया था। आज उसने इस बारे में सोचा था। उसने सोचा था कि वो उसकी गलती भी तो माफ कर सकता है ना। वो तो खुदा ही बन गया था, लेकिन वो रब भी तो हर खता माफ कर देता है। इसी सोचों के भंवर में सोने के लिए उठ खड़ा हुआ था, क्योंकि 2 घंटे बाद उसने मीटिंग पर भी निकलना था। तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? मीनाल कमर पर बाजू टिकाए दरवाजे पर खड़ी उसकी तफ्तीश ले रही थी कि वो अंदर ना आ पाए जो 10 बजे घर आया था। कसम से आज आप मुझे पूरी की पूरी लेडी डियाना लग रही हैं। वो उसके अंदाज देखता हुआ, जिसके सर पर दुपट्टा नहीं, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही थी। वो ये बोलकर ठहर के खिसक जाना चाहता था। ना ना, आज मैं लेडी डियाना लगूं या करीना, आज तुम मुझे बताकर ही जाओगे कि किधर जा रहे थे तुम। मैं सिर्फ किधर जा रहे थे? तुम्हें मैं सिर्फ बेवकूफ लगती हूँ। यकीन मानो मैं हूँ नहीं। वो एक आईब्रो झुकाते हुए बोली थी। कसम से आप मुझे बेवकूफ लगे ना लगे, और जरूर लग रही हैं। उसकी बात से मीनाल एकदम से गड़बड़ा गई थी। वो उसकी गिरफ्त दरवाजे से ढीली पड़ी। एक दम से अपनी कमीज को ठीक किया जो कि पहले ही ठीक थी। वो दुपट्टे पे निगाह दौड़ाते हुए जो कि बेड पर था, उसको ऐसे कंफ्यूज होता देखकर उसके बाजू हटाता वो तेजी से अंदर आया और बेड पर पड़े उसके दुपट्टे पर लेट गया था। तुम निहायत ही चीप इंसान हो। वो दरवाजा बंद करती गुस्से से उसकी तरफ चीखती हुई उसके पास आई थी। थैंक यू, थैंक यू। शुक्र है किसी को तो मेरे हुस्न का अंदाजा हुआ ना कि मैं वाकई हसीन इंसान हूँ। साथ में तुम बहरे भी हो गए हो। वो उसके सामने खड़ी हाथ नचाते हुए बोली थी। नहीं नहीं, स्मार्ट तो मैं पहले ही था। गुस्से से उसको लाल पीला होता देखकर हसनाल उसको देखने लगा और उसे बाजुओं से पकड़ा अपने ऊपर गिरा गया था। मीनाल को तब समझ आई जब वो उसके ऊपर गिरी थी। छोड़ो मुझे चीप इंसान। वो उसके ऊपर उठने की कोशिश करने लगी, जिसने उसकी कमर पर मजबूती से हाथ जमाया हुआ था। ऐसे नहीं पिंकी हॉट, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। कुछ मुआहिदात तय हो जाएं, कुछ अनकही बातें होंगी, कुछ मोहब्बत करनी है। ऐसे छोड़ दूं? इतना शरीफ होता तो पकड़ता ही नहीं। वो उसकी गुलाबी रंगत को देखता हुआ बोला, जिसके काल शर्म से शायद लाल लग रहे थे। छोड़ो बेशरम इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आ रही एक लड़की के सामने ऐसी बेहुदा बातें करते हुए? उसका मायनी खेज और बदलता रवैया उसके दिल में खौफ पैदा कर रहा था। वो उसके बदलते रवैये पर चाहकर भी अपने लहजे की लड़खड़ाहट पर काबू ना पा सकी थी। ना ना, बीवी से कैसी शर्म। अगर आप चाहती हैं कि मैं बुर्का पहनकर रोमांस कर लूं तो कसम से कल पहन लूंगा, लेकिन आज नहीं। आज तो बड़ी मुश्किल से हाथ लगी हैं, इसलिए आज नहीं। वो उसको बेड पर गिराते खुद उसके ऊपर झुकता हुआ बोला था। छोड़ो, नहीं तो मैं चीख कर सबको इकट्ठा कर लूंगी। उसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करती उसे धमकी देते हुए बोली थी। चलें चीखें, मैं आपके साथ मिलकर चीखता हूँ। चलें शुरू हो जाएं। हसनाल प्लीज छोड़ दो। उसकी इन बातों से बेबस हुई थी। वो ऐसा कर भी नहीं सकती थी। पहले आपको मेरी 2 बातें माननी होंगी, उसके बाद आपको छोड़ दूंगा। उसकी कलाइयों को कमर के पीछे लगाता हुआ बोला, जिनको वो छुड़ाने की कोशिश में बोली थी। मेरे बाजुओं में दर्द हो रहा है, जल्दी बताओ। वो जैसे हथियार डालते हुए बोली थी। चले ठीक है, सबसे पहले आपने मुझे आप कहना है, क्योंकि मैं शोहर हूँ तो आप पर फर्ज बनता है मेरी इज्जत करें, जैसे मैं आपकी करता हूँ। वो उसको मुकम्मल बेबस करके अपनी शराफत के किस्से बढ़ रहा था। शक्ल देखिए अपनी। मिनाल के मुंह से जल्दी से निकल गया था। चले फिर ठीक है, आप इधर ही सारी रात रहें, मुझे नींद आ रही है। वो उसके कंधे पर सर रखता आंखें बंद कर गया था। हसनाल अब आप उठ जाएं। वो बामुश्किल उसे इज्जत देते हुए बोली कि वो उठ जाए। ये अब आपने आज ही नहीं कहना, बल्कि मुझे रोज इसी तरह इज्जत देनी है। उसके आप कहने पर वो उठ भी गया था। चलो जल्दी करो। नहीं, मेरा मतलब है हसनाल, जल्दी करें, मुझे नींद आ रही है। पहले मेरी दूसरी शर्त पूरी करें, फिर छोड़ दूंगा, पक्का प्रॉमिस।
बता भी दें अब। वो मसनूई इज्जत देते थक चुकी थी, इसलिए दांत पीस कर बोली थी। तो मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि इधर किस कर दें। वो अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोला था। क्या? ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगी, तुम इज्जत देने के लायक ही नहीं हो। उसकी दूसरी शर्त पर उसकी आंखें हैरत से फट गई थीं। चले ठीक है, फिर इधर ही रहें। वो ये कहता दोबारा उसके कंधे पर सर रख गया था। वो आधा घंटा देखती रही कि वो उठ जाएगा, लेकिन वो था कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उठी और उसके चेहरे पर झुकी। ये करने के बाद एटलीस्ट वो छोड़ तो देगा। अकेले तन्हा नौजवान हसीन लड़के को देखकर एक लड़की रात के इस पहर उस पर लाइनें मार रही है। अपने चेहरे पर लम्स महसूस करता पट से आंखें खोल गया था। और उठो चीप इंसान, अब मेरे ऊपर से। वो चीखी थी। छोड़ रहा हूँ यार, क्या करती हैं, इतना चीख क्यों रही हैं? उसको आजाद किया जो अब भाग के सोफे पर लेटी थी। वो मीटिंग अटेंड करने के बाद रात 10 बजे घर पहुंचा था। वो किचन से बाहर से गुजरा जब उसे डाइनिंग टेबल पर सर रखे सोए हुए पाया जो अपने पास बुक और कोई नोट सामने रखे हाथ में पेन उठाए शायद कुछ लिखती लिखती सो गई थी। उसको सोते देखकर वो किचन में ही चला आया था। वो उसे 5 मिनट देखता रहा। ये शायद इसकी नजर ही का असर था कि उसकी आंख खुल गई। वो चंद पल तो आंखें खोले देखती रही, फिर जैसे स्प्रिंग की तरह उछलती हुई खड़ी हुई। अगर आपका सोने का शौक पूरा हो गया हो तो मुझे रूम में खाना दे दें, रोशनाल ने तंज मारकर कहा था। वो इसे हैरान छोड़ता रूम में चला आया। सोफे पर बैठकर टीवी ऑन कर लिया और अपनी सॉक्स उतार के शूज पर रखी और टीवी पर नजरें जमा ली। जब कुछ देर बाद वो आई और खाना उठाए अंदर सोफे पर लाकर रखा वो और दोबारा पानी लेकर आई थी। खाना देखते टीवी बंद की। अजीब ही लाइनें लिखी हुई हैं। खाना देखते टीवी बंद की और उठा, पहले हाथ मुंह धोए, फिर आके खामोशी से खाना खाने लगा। खाना खाकर फारिग हुआ था, बर्तन किचन में रखने चला आया तो देखा वो आगे हमेशा की तरह किचन के स्लैब के पास खड़ी उसके लिए चाय बना रही थी। वो जब किचन में आया तो उसने पलट के बगौर देखा और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। रोशनाल ने उसके लब हिलते हुए देखे जो किताब हाथ में उठाए शायद कुछ पढ़ने में मसरूफ थी। वो उसको सर हिलाते हुए देख रहा था। वो जानता था कि वो रट्टे मार स्टूडेंट थी और उसे पास बैठकर पढ़ाता। जब तक नहीं समझाता तब तक उसकी समझ में नहीं आती थी। उसे ऐसे पढ़ते हुए देख रहा था। 2 कप चाय लेकर आओ और ये बुक इधर ही लेकर आओ। उसकी ऊंची आवाज सुनती वो बिल्कुल सुनती खड़ी हो गई थी, जबकि वो उसे बिल्कुल साकित खड़े देखकर पलट गया था। वो कुछ देर खिड़की खोलकर शहर की रंगीनियों को देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर खिड़की बंद करके अपनी शॉल दुरुस्त करता सोफे पर लेट गया, क्योंकि एक तो सर्दी भी थी और दूसरा चाय की तलब हो रही थी। चाय लेकर आ भी जाओ। उसको ना आता देखकर उसने आवाज लगाई थी। वो समझ गया था कि वो क्यों नहीं आ रही थी। 1 मिनट के अंदर उसे आता देखा, लेकिन उठा नहीं। वो ऐसे ही सोफे पर लेटा रहा। बुक और एक रजिस्टर लेकर आओ जल्दी, विदिन 2 मिनट। उसने टेबल पर चाय रखती हुई रोशनाल से कहा, सर पर नफासत से दुपट्टा किए जैसे वो उसके अगले हुक्म की मुंतजिर थी। जी। और वो 1 मिनट के अंदर बुक ले आई थी। इधर बैठो। उस पर गहरी निगाह डालते हुए वो उसे अपने पास सोफे पर इशारा करते हुए बोला। जी। वो उसकी बदलती आंखों और उसकी निगाहों की तपिश से मजीद बदल हो गई थी। वो वहीं खड़ी हुई थी। क्या खड़े खड़े फोत होने का इरादा है? उसको ऐसे ही खड़ा देखकर तंजिया अंदाज में बोला। उसकी थोड़ी आवाज पर वो डरी पर हिली फिर भी नहीं थी। बैठो। उसको अपने पास ना आते देखकर वो गुस्सा होकर उठ बैठा था और अपना फौलादी हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास बिठा लिया था, जो बेतवाजुन सी होकर उसकी गोद में आ गिरी थी। जबकि रोशनाल की इस हरकत से उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। उसका तो चेहरा गोया खून छलकाने वाला हो गया था। अशनाल ने उठकर उससे फासला करना चाहा था, लेकिन रोशनाल ने कमर से पकड़कर उसे नजदीक कर लिया था। वो तो उसकी इन मेहरबानियों की आदी ना थी। वो तो शादी के बाद उस रोशनाल को जानती थी जो सिर्फ दुख देना जानता था। मैंने कहा था इधर से उठने के लिए। रोशनाल को जैसे उसकी दूर होने वाली हरकत पसंद नहीं आई थी। रोशनाल ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ में मजबूत की थी और रोशनाल को तो गोया लगा जैसे उसकी कमर टूटने वाली है। छोड़े मुझे प्लीज, वो रोते हुए बेबसी से कह रही थी, उसकी पुरतपिश सांसों से जैसे वो मरने वाली हो गई थी। रोशनाल ने भूगोल उसे देखा, जो सादगी में भी कमाल का हुस्न लगती थी। उसकी हिरनी जैसी खौफ से फैली आंखें और चेहरा उसकी कुर्बत पर रेड अनार बना हुआ था। चलो छोड़ो, टॉपिक बताओ। उसकी हिरनी जैसी आंखों में पानी देखते उसको अपनी गोद से उतारता साथ बिठा गया, पर फिर भी उसकी कमर पर हाथ वैसे का वैसे था। टॉपिक फाइनेंस के रिलेटेड था सारा। फिर वो उसे करवाता रहा, समझाता रहा, कुछ प्रैक्टिकल करवाया था और कुछ वैसे ही फॉर्मूलाज वगैरह बोले थे। वो वाकई मुश्किल टॉपिक था। समझ आया उसको सारा समझाकर जब निगाहें फेर कर उससे पूछा जो उसकी कुर्बत पर लाल टमाटर बनी हुई थी। जी। वो सिर्फ असबाब में सर हिला सकी, हालांकि उसके सर के ऊपर से सारा कुछ गुजर गया था। उसकी परफ्यूम की महक उसके हवासों पर छाने लगी थी। अब मुझे छोड़ दें प्लीज, मेरे सर में दर्द हो रहा है और मुझे नींद भी आ रही है। उसके हैवी परफ्यूम से वाकई उसके सर में दर्द होने लगा था। रोशनाल ने जब उसकी आंखों में पानी देखा तो उसकी कमर पर गिरफ्त हल्की करके उसे अपने साथ लगाकर उसकी आंखों से आता पानी अपने हाथों से साफ किया और बुक साइड पर रखता बुक की जगह उसका सर अपनी गोद में रखा था और नरमी से दबाने लगा। उसकी उंगलियों के लम्स पर वो नींद में जा रही थी, जबकि अशनाल को झटके पे झटके लग रहे थे। वो उसके झटकों से संभल नहीं पा रही थी।
प्लीज अल्लाह का वास्ता है मुझे जाने दें। उसकी इस रात वाली अलहदगी वाली बातें सोचकर वो तड़प कर उठी और वहशतज़दा सी चिल्लाई थी। वो उसकी कुर्बत में पहले वहशतज़दा हुई और अपना ज़ब्त खो दिया, क्योंकि उसके दिए गए जख्म और तकलीफ उसे भूलते नहीं थे। एकदम से उसे खुद से दूर हटते देख और उसकी गैर होती हालत पर वो हैरान था, लेकिन उसकी हालत के मद्देनजर वो उसको फिर से अपने करीब कर गया था और उसका सर अपने सीने से लगा गया था। कहाँ जाना है? उसके सर को थपकते हुए उसने नरमी से पूछा था, जो उसके साथ लगी कांप रही थी। मुझे अल्लाह के पास जाना है, वो नींद में जाते हुए कह रही थी। क्यों जाना चाहती हो? उसकी बात पर उसके मजबूत दिल में खींच पड़ी थी। वो बड़ी मुश्किल से बोला था, क्योंकि यहाँ मुझे कोई प्यार नहीं करता, सबने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इसीलिए अल्लाह के पास जाना चाहती हूँ। मेरा अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। वहाँ मेरे मामा पापा हैं, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। यहाँ मेरा कोई ख्याल नहीं रखता। चुप चुप, ऐसी बातें नहीं करते ऐशू। मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ज्यादा परेशान ना हुआ करो। दुख देकर सवाल करते हो, तुम भी तालीब कमाल करते हो। तो देख कर पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो मेरा ख्याल करते हो। शहरे दिल में उदासियां कैसी, ये भी मुझसे सवाल करते हो। मरना चाहें तो मर नहीं सकते, तुम भी जीना मुहाल करते हो। अब किस किस की मिसाल दूं तुमको, हर सितम ही बेमिसाल करते हो। उसे बहलाते हुए बोल के देखा था, जो अब नींद की वादियों में गुम थी। उसे बाजुओं में उठाता, उसे बेड पर डाला, उसके ऊपर कंफर्ट दुरुस्त करते खुद सोफे पर लेट गया था। सिगरेट उठाकर फूंकने लगा था। फिर वो 1 घंटा सिगरेट फूंकता रहा और साथ साथ उसे देखकर सोचता रहा कि वो उससे दूर होकर कितना पुरसुकून रहती है। वो लड़की होकर सहारे नहीं ढूंढती और वो मर्द होकर भी सहारे की तलाश में रहता है। जैसे टेबल कपों में पड़ी चाय पर तह जम गई थी, ऐसे ही 3 महीने पहले उसके दिमाग में भरी थी, जिसने उस मासूम की जिंदगी बर्बाद की थी। पैकेट खत्म होने के बाद आखिरी सिगरेट एश ट्रे में मसलकर कंफर्ट अपने ऊपर लेता नींद की वादियों में चला गया था। आपने खाला से बदतमीजी क्यों की? वो माँ है, आपके लिए अच्छे के लिए डांटती है ना। वो बाहर से आता उसके पास बैठता नरम से लहजे में बोला था। वो है ही इसी काबिल, वो वाजे और मुंह फट अंदाज में बोली थी। बस एक लफ्ज नहीं, आप माँ के खिलाफ ऐसे बातें कर रही हैं, तुफ है आप पर। तुम्हें क्या मसला? वो मेरी माँ है, मैं कुछ भी कहूँ, तुम मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत किया करो। वो ऊंची आवाज में बोली थी। लड़ाई झगड़ा या नाराजगी अपनी जगह, लेकिन मैं आपको किसी से बदतमीजी करते नहीं देख सकता। अभी जाएं और माफी मांगे, 1 मिनट के अंदर अंदर अपोलोजाइज करके आए। वो उसकी कमर पर थपकी देते हुए बोला था कि वो उठ जाए। मैं नहीं जा रही किसी से भी माफी मांगने, ये खुशफहमियां आप अपने आप तक महदूद रखें। वो उसका हाथ अपनी कमर से झटके से हटाते हुए निहायत बदतमीजी से बोली। आप जा रही हैं कि नहीं? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। उसने चैलेंज करती निगाहों से पूछा। नहीं जा रही, कहीं भी नहीं जा रही। मिनाल ने साफ लफ्जों में उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। जा रही हैं या नहीं? वो उसके और करीब झुकते फासले मिटाते हुए बोला। उसके जबड़े को दबोचते जब की आखिरी इंतहा पर खड़े होते हुए पूछा था। छोड़ो मुझे। मिनाल की सांसें बंद हुई थी। तुम दोनों भाइयों ने मुझे रखेल समझा हुआ है, जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा हासिल कर लिया। पहले एक भाई ने 4 साल अपने नाम पर बिठा कर रखा और फिर एकदम से छोड़ दिया, और अब दूसरा भाई गुर्बत के बहाने तलाश करता है। बामुश्किल इस फुलादी ग्रुप से अपना आप छुड़ाया और उठकर खड़ी पागलों की तरह बोली थी। शट अप मिनाल। हसनाल ने 2 थप्पड़ इतने जोर से मारे कि वो बेड पर गिर पड़ी थी। उसकी थप्पड़ों की शिद्दत उसका काम तमाम कर गई थी। उसके भारी हाथ के सन्नाटेदार थप्पड़ ने उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान छोड़े थे। क्या बकवास की है तुमने अभी? वो उसके सर पर खड़ा हुआ था, जबकि उसके थप्पड़ों से वो बामुश्किल सीधी हो पाई और मुंह पर हाथ रखे हैरत से उसे देखने लगी थी, जो उसे अपने पास खड़ा उसे मारने के दर पे था। उसे देखने लगी जो उसके पास खड़ा उसे मारने के दर पे था। आपसे तुम तक का फासला वो निहायत आसानी से तय कर गया था। बताओ। उसका एक दफा फिर मारने के लिए हाथ उठा था, जबकि वो आगे हाथ कर गई थी। सारी बदतमीजी पल में उड़न छू हुई। उसका गुस्सा उसके चक्के छुड़ा गया था। हसनाल को उसने कभी गुस्से में नहीं देखा था। उसको कभी कभी गुस्सा आता था, लेकिन जब आता तो हर चीज बहा कर ले जाता था। वो हैरान इसलिए थी कि अपने से 4 साल छोटे शोहर ने उसके ऊपर हाथ उठाया था, वो भी जिसे वो बच्चा समझती थी। बताओ। उसका एक दफा फिर मारने के लिए हाथ उठा, जब वो अपना हाथ आगे कर गई थी। बताओ मुझे, मैंने या रोशनाल भाई ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुमने इतना घटिया लफ्ज इस्तेमाल किया है? बताओ। 3 महीने हो गए तुम्हारे और मेरे निकाह को, तुम्हारे करीब भी आया। तुमने मुझे काट का उल्लू या रिमोट समझ रखा है। तुम ये समझती हो कि तुम्हारा जिस तरह दिल करेगा तुम चला लोगी। तो कान खोलकर सुन लो, मैं इतना बेवकूफ नहीं जितना तुम्हें नजर आता हूँ। 3 महीने से मैं इस रिश्ते से नजरें चुराता फिर रहा हूँ। एक दिन भी ज्यादा होता है किसी को टाइम देने के लिए, पर 3 महीने बीबी मैं तुम्हारे ड्रामे बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम सोफे पर सोती हो, मेरे हाथ लगाने से रिएक्ट करती हो जैसे तुम बच्ची हो। कभी कुछ नहीं कहा। हर रोज तुम्हारे झटकना, तुम्हारी ऊट पटांग हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूँ। पर बीबी, ये रिश्ता आसान नहीं।
बच्ची नहीं हो, महरम रिश्तों को समझो बीबी। अगर तुम्हारा यही रवैया रहेगा तो मैं इस मामले को आर या पार करूंगा। वो उसके बालों को बाजुओं में दबोचते हुए बोला था, जबकि मिनाल की आंखें तो हैरत से फटने को थीं। माना कि मैं इतना फरिश्ता सिर्फ इंसान नहीं हूँ, लेकिन मिनाल बीबी तुम्हारे इन कहे गए लफ्जों की तरह घटिया भी नहीं हूँ। मुझे रिश्तों को समझना आता है, उनमें तवाज़ुन रखना आता है। कौन बाप है, कौन माँ है, कौन भाई है, कौन बीवी है, उनके आगे उनके मुताबिक मुझे बात करना आती है। मैं मजाक भी करता हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं रिश्तों के सामने चढ़ चढ़ कर भड़ भड़ कर करने का आदी नहीं हूँ, चिड़ भड़बड़ करने का आदी नहीं हूँ। ऐसा करने से रिश्ते टूटते हैं और मैं रिश्तों को तोड़ने का भी आदी नहीं हूँ। वो ये बात कहता उसके बालों को छोड़ता बेड से उठता अपने लहजे को नरम रखते हुए बोला था, मुझे छोड़ो, मैं बाबा को बताऊंगी कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया था। वो उसको थोड़ा सा नरम पड़ता देकर फिर धमकी दे गई थी, पर यह नहीं पता था कि उसके लफ्ज फिर चलती पर तेल का काम करेंगे। बिल्कुल शौक से बताना, साथ अपने लफ्ज भी उन्हें बताना, साथ ये भी बताना कि तुमने खुद को दो भाइयों की रखेल कहा है। वो तुम्हें इस लफ्ज का मतलब ही नहीं बल्कि तशरीफ भी समझाएंगे। वो अपने लहजे पर बावजूद काबू ना पा सका और एक और थप्पड़ उसे जड़ दिया। मिनाल बीबी, मेरी नजरों से ओझल हो जाओ, ये ना हो मैं कुछ ऐसा कर डालूं कि फिर मुझसे ही मुंह छुपाती फिरो। तो क्या हुआ है, क्यों बच्ची के साथ इतनी बदतमीजी कर रहे हो? समीना बेगम ने उसके आगे आकर गुस्से से कहा था। उसकी ऊंची आवाज सुनते बाहर से आगा जान, समीना और तहमीना दोनों आ गई थी। माँ, इसे कहें ये मेरी नजरों से ओझल हो जाए, नहीं तो मैं कुछ कर डालूंगा। जबकि तहमीना बेगम तो शौक से खड़ी हसनाल को देखने लगी, क्योंकि वो उनका बेटा था। उन्हें पता था कि वो कभी इतनी जल्दी गुस्से में नहीं आता था। कोई वजह जरूर थी, वरना उसका एकदम से गुस्से में आना बहुत ही गैर मामूली बात थी। वो जीरक खातून थी, मामले को समझ गई थी। आगा जान, मैंने इसके साथ नहीं रहना, इसने मुझे थप्पड़ मारा है, इसे बोले कि मुझे तलाक दे। मैं इस जंगली वहशी के साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती। अगर इसने मुझे ना छोड़ा तो मैं इस घर से भाग जाऊंगी। वो भाग के रोती हुई आगा जान के साथ लगी थी। खाला जान, इसे समझा ले, नहीं तो मैं इसे जमीन में गाड़ दूंगा। जबकि हसनाल फिर से मारने के लिए आगे लपका था, वो डर के बाबा जान के आगे हुई थी। बस एक लफ्ज नहीं हसनाल, तुम मिनाल को कुछ नहीं कहोगे, मैं खुद अपनी बेटी को समझाऊंगा। आगा जान ने हसनाल को डांट दिया था। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोले थे, नहीं आगा जान, अगर आपकी लाडली और फरमा बरदार पोती नहीं ये रिश्ता निभाना चाहती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हसनाल वक्त सगीर वक्त अपने होशो हवास चट्टा इसके हकदार हो तुम। वो अपना फिक्रा भी मुकम्मल नहीं कर पाया जब सगीर साहब ने उसे थप्पड़ जड़ दिया था। बगैरत इंसान, ये है तुम्हारी गैरत कि तुम एक औरत पर हाथ उठा रहे हो? ये नहीं, तुम दफा हो जाओ मेरी नजरों से। एक बेटे की मैं मिन्नतें करके थक गया कि आ जाओ घर, पर वो कहता है कि मुझे इस घर में कदम भी रखना गवारा नहीं, और दूसरा अपने हाथों माँ बाप के सामने घर उजाड़ रहा है। मुझे लगता है कि मेरी तरबियत में ही कोई खराबी रह गई। सगीर साहब आज फट पड़े थे। बाबा जान सॉरी। वो उनके पास आया जो पहले गुस्सा थे, अब आप दीदा होते देखा तो। बाबा जान, वो बाप के पीछे भागा जो रंजीदा और नाराज होकर निकले थे। बाप की नाराजगी देखकर एकदम से गुस्सा गायब हुआ था, जो उसके कमरे से गुस्से से निकल कर गए थे। मिनाल, तुम कमरे में चलो, समीना बेगम बेटी को बोली थी। आगा जान से लहदा करते हुए वो तेज लहजे में बोली थी और उसे खींचती हुई कमरे में ले आई थी, जबकि पीछे तहमीना बेगम और आगा जान शौक में थे। तुम्हें शर्म नहीं आई उससे तलाक मांगते हुए? वो उसका चेहरा थप्पड़ों से लाल करती उसे बेड पर फेंकती हुई बोली थी। कितनी दफा समझाया था मैंने तुम्हें, मत करो मत करो। इस उम्र में भी मुझे दर बदर करवाने का शौक चढ़ा है तुम्हें। अगर सगीर भाई ना आते तुम्हारे मुंह पर तो अब तक कालक लग चुकी होती। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुमसे 4 साल छोटा तुम्हें इज्जत और मोहब्बत दे रहा है, पर मुझे कुछ और ही चक्कर लगता है। अगर कोई और है दिल में तो बता दो मुझे, मैं तीसरे महीने से तुम्हारा ये रोग देख रही हूँ। अम्मी, बस एक और लफ्ज नहीं, मैं किसी को भी पसंद नहीं करती और मैंने उसे तलाक मांगी है। वो रो रो कर कहने लगी थी। लेकिन वो अगर दे देता तो मेरी जान तो छूट जाती, जो आपने उसकी वजह से मेरी जिंदगी अजीरन बनाई हुई है। हसनाल तुम्हारा शोहर है, उसकी इज्जत करो, उसकी खिदमत करो, ये ना करो। इस हर वक्त की रोक टोक ने मेरी जिंदगी अजाब करके रख दी है। अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो कसम से मैं सच कह रही हूँ, मैं भाग जाऊंगी। वो जिद्दी होकर बोली थी। बकवास बंद करो, तुम भाग तो तब सकोगी जब मैं तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगी, या तुम्हारी ये जुबान किसी काबिल रहेगी तो तब ना। उनकी नजर साइड टेबल पर पड़े चार्जर पर पड़ी थी। अम्मी, मिनाल ने माँ की तरफ हैरत से देखा, जिनके इरादे संगीन लग रहे थे। खौफ से उसकी निगाहें फटने के करीब थी जब उन्होंने चार्जर की लीड से उसे मारा। वो चीखती रही, पर समीना बेगम ने अपने कान बंद कर लिए थे। उसके जिस्म पर जब यके बाद दीगरे लीड की ज़रब लगती तब हसनाल से नफरत भरती जा रही थी। अपने बचाव के लिए वो भागती, मगर आखिरी लीड उसके मुंह पर लगी थी। समीना बेगम मार के बाहर चली गई थी। उसके लहजे की बगावत जैसे एक पल में खत्म हुई थी। उसको अपने जिस्म से उठती टीसों पर काबू पाने लगी। उसे माँ की मार का दुख नहीं था, क्योंकि वो उसे पहले भी मारती रहती थी। उसके लिए हैरत का मुकाम तो ये था कि क्या वाकई समीना बेगम उसकी सगी माँ थी? वो पीछे अकेली दर्द को सहने के लिए पड़ी हुई थी।
अशनाल यार जल्दी चल के आओ। रोशनाल उसको कॉलेज ड्रॉप करता निकल गया था। वो उतरी जब उसे सारा नजर आई थी। बात सुनो, तुम्हारे ये हैंडसम से भाई तुम्हें आज दूसरी बार ड्रॉप कर गए हैं। एक बात कहूँ? कहो। इशनाल चाहकर भी उसकी गलतफहमी दूर नहीं कर पाई थी। मेरी कोई सेटिंग वेटिंग करवा दो अपने भाई से। वो रोशनाल की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस नजर आती हुई वो समझी कि रोशनाल अशनाल का भाई है। यार एक तो तुम इतनी ठरकी हो, हर लड़का तुम्हें भा जाता है। अशनाल उकता कर बोली थी। वो उसकी आदतों से वाकिफ हो गई थी। नहीं यार सच्ची, ये सीधा दिल पर लगा है। छोड़ो यार इन फजूल बातों को, फर्स्ट लेक्चर है। मैम समरा का होता है, उनका तो तुम्हें पता है ना। अभी 10-15 मिनट रहते हैं। सारा ने जैसे याद दहानी करवाई। यार ऐशू, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आज से एकेडमी में मेरा काम डबल हो जाएगा। एक कोलीग की शादी है, उनकी क्लासेस मेरे पल्ले पड़ गई हैं। मैं मजबूरी में ये जॉब कर रही हूँ। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि ज्यादा काम का बर्डन मेरे ऊपर पड़ जाए। मैंने खुद भी पढ़ना होता है, और एक तो कोई न्यू टीचर भी मिल नहीं रही। मंथली कितनी पे मिलती है तुम्हें? उसकी बात सुनती अशनाल की आंखों के आगे एकदम से तारे चमके थे। स्टार्टिंग 15,000 है, उसने जवाब दिया था। और घर कितने बजे जाती हो? शाम 5:30। ओ यार, फिर तो मैं तुम्हारे साथ पढ़ा लिया करूंगी। उसने दिल में सोचा था कि रोशनाल तो रात 8 बजे ऑफिस से आता है और उसके जाने से पहले ही चली जाया करेगी। ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, पर तुम्हारे भाई तुम्हें करने देंगे? सारा ने उससे पूछा था। तो मैं शौकिया करूंगी ना। वो नजरें चुराकर झूठ बोल गई थी। तो ठीक है, कल तैयार रहना। कल से वो मैम नहीं आएंगी तो मैं सर से बात कर लूंगी। मेरे लिए तो खुशी का मुकाम है, तुम मेरे साथ होगी। अच्छा अब तो चलो। जबकि अशनाल ने उसके पीछे क्लासरूम की राह ली थी। कल फिर मेरे साथ जाओगी एकेडमी? छुट्टी हुई तो वो सारा के साथ कॉलेज से बाहर निकली थी। हाँ क्यों नहीं, जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। सारा उसे फर्स्ट डे मिली थी, जिससे उसने उसकी फर्स्ट डे काफी हेल्प की थी। अशनाल ने उसे जब भी देखा हंसते हुए देखा। उसे सारा बहुत खुशकिस्मत लड़की लगी थी। मेकअप और अच्छे सूट पहनती, काफी अमीर घराने की लड़की थी। वैसे तुम्हारी क्या मजबूरी है? तुम तो शक्ल से बिल्कुल भी मजबूर नहीं लगती। अशनाल ने अपने दिल की बात की थी, जो कई दिनों से खटक रही थी। मेरा एक छोटा भाई और माँ ही है। बाबा कुछ अरसे पहले ही खाल के हकीकी से जा मिले। अपने और भाई के खर्चे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। बाबा की पेंशन से घर का सौदा सल्फ और मामा की दवाइयाँ आती हैं। मैं अपनी एजुकेशन और भाई के लिए एकेडमी जाती हूँ। अशनाल जो खुद को मजलूम तसव्वुर करती रहती, वो उसकी कहानी सुनकर जैसे सुन हो गई थी कि कैसे वो लड़की जिंदगी से लड़ रही है। अशनाल बक को तो उसकी बात ने सारे जवाब दे दिए जो उसके बारे में अंदाजे लगाती थी। पता है, मैंने जो तय मेकअप के मुंह पर चढ़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरी उलझनों भरी जिंदगी का अंदाजा कोई मेरे चेहरे से ना लगा ले। वैसे भी लोग हैसियत और खुशी का अंदाजा चमकते चेहरे और रंगीन कपड़ों से लगाते हैं। यहाँ तुम जिसको देखोगी वो तुम्हें मुतमईन नजर आएगा। तुम्हें अपना दर्द ज्यादा लगेगा, मुझे अपना। लेकिन इस दुनिया में खुश कोई भी नहीं है, सिर्फ उसने खुद को संभाला हुआ है। और चोट जिसे लगती है उसके दर्द का अंदाजा खुद को होता है, किसी और को नहीं। और जिसको अपना दर्द हम बताते हैं, उसकी हमदर्दी महज 2 दिन की होती है। पता है मैं अपने बाबा की लाडली औलाद पता है मैं अपने बाबा की लाडली औलाद थी। वो नेवी रिटायर्ड थे। हमारे घर में पहले खुशियों का डेरा हुआ करता था। मामा से जिद करना, बाबा से अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवाना, 7 साल के भाई को चिढ़ाना, नॉवल पढ़ना, शायरी करना, शौकिया कुकिंग करना, ये मेरी जिंदगी का आर्ट था। कभी मामा गुस्से से बात करती तो मैं सीधी बाबा के पास जाती थी कि मामा ने मुझसे काम करवाया है। मैं एक काम करती तो जैसे उन पर एहसान करती थी। अब वो सारी शौकियां खत्म हो गई हैं। पहले जो ताया मेरे लाड उठाया करते थे, बाबा की डेथ के बाद वो अपने बेटे की शादी सिर्फ और सिर्फ इस लालच में कर रहे हैं कि घर मेरे नाम है। वो रिश्ते जो कहते थे कि ये हमारी लाडली बेटी है, बाबा के मरने के बाद उन्होंने भाई की बेटी तक ना समझा। अब मुझे समझ आ गई है। रिश्तों की पता है माँ या बाप के मरने से जिंदगी का मफहूम मर जाता है। माँ बाबा की लाडली औलादें रुल जाती हैं। पहले हम जिंदगी को गुजार रहे होते हैं, माँ या बाप मरने के बाद जिंदगी हमें गुजारती है। पता है, दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, और जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। बस अब मुझे जिंदगी ना मुश्किल लगती है ना आसान। बस ये है कि मैं जिंदगी गुजार रही हूँ, पर अब मैं मुतमईन हूँ। वक्त ने हर हकीकत और राज अफशा कर दिए हैं। और तुम्हारे ताया के बेटे, वो उन्होंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया? अशनाल ने अपना खदशा जाहिर किया। क्या मतलब? वो सपोर्ट करेंगे मुझे? अरे तुम क्या कहना चाहती हो? मतलब वो कनाडा में होता है, इस वीकेंड के एंड पर आ रहा है। अभी तक तो मैं भी यही समझ रही हूँ कि वो क्या पता ऐसा ना हो जैसे उसके माँ बाप हैं। उसको अच्छा समझना सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशफहमी है। लो तुम्हारी वैन आ गई, मैं अपना रास्ता पकड़ती हूँ, तुम अपना पकड़ो। अशनाल उससे कोई और बात करती कि जब सारा ने मौजू को क्लोज किया था। कल फिर तैयार रहना, दोनों अकेडमी इकट्ठे चलेंगे। वो खुदाहाफिज करती चली गई थी। वो रोजाना की तरह हांडी तैयार करने लगी थी। खुशी से उसके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। रोशनाल को आने में अभी आधा घंटा था। वो ये सोचकर खुश थी कि उसके लिए 15,000 लाखों करोड़ों के बराबर था। उसने सोचा कि 15,000 लेकर इकट्ठे करके वो रोशनाल के सारे कर्जे उतार देगी, वो उसकी मोहताज नहीं रहेगी।
वो उसके आगे झुकेगी भी नहीं। वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेगी। लेकिन रोशनाल का ख्याल तस्वुर में आते ही वो पल भर के लिए डर गई थी कि उसे क्या जवाब देगी। फिर दिल में सोचा कि उसे ओवर टाइम का बहाना लगा देगी। वो साथ हांडी बना रही थी और साथ साथ शेख चिल्ली की तरह ख्याली पुलाव बना रही थी। लेकिन उसके हिटलर चंगेज खान को पता लगने की देर था। उसके शेख चिल्ली के सारे अंडे टूट जाने थे। वो रोशनाल सगीर बख्त था। वो तो पैदा ही ख्वाबों पर वार करने के लिए किया गया था। पॉकेट से चाबियां निकालते वो घर आया था तो वो किचन में नहीं थी। कोट और लैपटॉप रखता उसके कमरे की तरफ बढ़ा था। हल्का सा दरवाजा खुला हुआ था। उसकी चप्पल जायनमाज के पीछे देखकर वो किचन में चला आया और गिलास उठाकर पानी पिया। हांडी बिल्कुल हल्की आंच पे थी। वो गैस की फ्लेम ऑफ कर गया था। उसका दिल किचन में ना लगा तो वो किचन से निकलता फिर से उसके रूम की तरफ बढ़ा था। अब की बार उस पर निगाह पड़ते ही उसका दिल जैसे अपने इख्तियार में ही ना रहा। वो अपने ध्यान में लगी नोट्स पर झुकी हुई थी। उसका सफेद चांद जैसा चमकता चेहरा, हिन्नी की तरह चमकती आंखें जो हमा वक्त झुकी होती, अपनी सुतवा नाक जिस पर वो दाएं हाथ का अंगूठा रखकर सोचती और फिर लिखती। उसके संदली आरिस हर वक्त गुलाबी ही रहते थे। अपनी मखरूती गुलाबी हाथों में पेंसिल थामे अपने छोटे छोटे दांतों में इसी पेंसिल को घुसाती। उसके लंबे बाल आगे पीछे बिखरे हुए थे। दुपट्टा नमाज के बाद उसने उतार कर अपने गले में डाला हुआ था। बेशक वो कुदरती हुस्न की बेपनाह दौलत से मालामाल थी। अपने हुस्न से बेखबर ये 12 साल छोटी बीवी पिछले कई दिनों से उसके हवासों पर छाई रहती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके पास जा बैठा था। वो जो दुनिया जहां से बेखबर थी उसके पास बैठने से अपनी आंखों को हाथों से खोलकर चेक कर रही थी, जैसे ये यकीन ना कर पा रही हो कि वो हकीकत में बैठा है। रोशनाल मायनी खेजी से सिर्फ इतना ही कह सका। उसके बच्चों वाली हरकत से उसे हंसी आई जो उसने बामुश्किल दबाई थी। वो उसे धनक की तरह लगती थी। हर बार की तरह उसके चेहरे पर आलूही और मुखलिस चमक होती थी और बिल्कुल धनक की तरह रंग बदलती थी। कभी रोती धोती या कभी मुस्कुराती और कभी शर्माती नजर आती। अपनी ये बीवी दिलचस्प और अपनी जान से प्यारी लगने लग पड़ी थी। आपको कोई काम था? उसको हकीकत समझकर वो एकदम पीछे हुई थी और डरकर बोली और जल्दी से दुपट्टा सर पर करके अपने बाल छुपाए थे कि कहीं उसे इस बात पर फिर से रोशनाल सजा ना दे दे। उसकी एकदम से पिछली बातें याद आई थी। उसके ऐसा करने से मंजर बदला था। रोशनाल ने उसके घटा जैसे स्याह बाल दुपट्टे के उसके ऐसे करने से मंजर बदला था। उसके घटा जैसे बाल दुपट्टे के नीचे छुप गए थे। उसके ऐसा करने से रोशनाल उठकर उसके करीब हुआ तो वो पीछे हो गई थी। जैसे जैसे वो पीछे होती रोशनाल उसकी तरफ बढ़ता और वो सरासीमगी से बैकग्राउंड के सिरे पर लगी थी। सालन जल जाएगा, मुझे जाने दें, वो हकलाई थी। उसने जब कोई बहाना और ना सूझा तो यही मुनासिब लगा। मैं फ्लेम ऑफ करके आया हूँ। ये कहते हुए उसकी तरफ झुका और उसके गाल पर लब रखे थे। रोशनाल ने उसके जाने की आखिरी वजह भी खत्म कर दी थी, जबकि अशनाल उसके ऐसा करने से साकित हो गई थी। अब वो पहले खुद उसकी तरफ पेशकदमी कर रहा था, फिर कल उसने उसे धुतकार देना था। वो बाद में खुद तो दूर का धुला बन जाता, फिर उसकी किरदार खुशी करता कि उसने अपना हुस्न दुखाकर बरगलाया था। छोड़ें, अशनाल के जहन में सोच आती ही उसने अपने हाथ से उसके चौड़े सीने पर रखकर उसे पीछे धकेला था। गमों और गुस्से की शिद्दत से अशनाल का चेहरा लाल था। उसका जब जी चाहता उसे धुतकार देता और जब जी चाहता अपने पास बुला लेता। वो कोई चाबी का खिलौना नहीं थी। जैसे वो चलाता वो चलती। उसके अंदर भी अना थी, उसके अंदर भी एहसासात थे। उसने किसी को इजाजत नहीं दी थी कि कोई बिना इजाजत उसके पास भी आता। लेकिन वो ये भूल गई थी कि वो रोशनाल बख्श उसका शोहर है। वो उस पर इजाजत और उस पर हकूक रखता था। अब वो गुस्से से उसे पीछे धकेलती उठी थी। रोशनाल उसके ऐसा करने से हैरान हुआ था। वो उसके ऐसा करने से उसका हाथ पकड़ता खुद भी उठ खड़ा हुआ था। छोड़ें, वो गुस्से से छुड़ाती फिर दूर हुई थी, जबकि रोशनाल उसको जिद करता देखता जोर से अपनी तरफ खींच गया था। वो उसके सीने से आ लगी थी। उसका दुपट्टा सर से उतर गया था। उसने उसे उसकी कमर से पकड़ा था। अशनाल की हिम्मत जवाब देने लगी थी। मैं कह रही हूँ दूर रहे मुझसे। वो जब की आखिरी इंतहा पर थी। वो खुद को उससे छुड़वाती हुई दूर हुई थी। मसला क्या है तुम्हारे साथ? मैं तमीज से पेश आ रहा हूँ, तुम्हारी अकड़ ही खत्म नहीं हो रही। लेकिन मुझे लगता है मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। अपने आप को इग्नोर करवाना तो रोशनाल 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाया था। अब की बार रोशनाल का दिमाग घूम गया था। उसे अपनी तरफ खींचा, उसकी कमर पर अपने बाजुओं की गिरफ्त सख्त कर ली थी। वो ऊंचा लंबा शानदार शख्सियत का शख्स उसके हुस्न से बहक गया था। क्यों अब तमीज क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा है कि आपके पाँव पड़ के अपनी इज्जत नफ्स की भीख मांगी है। आप मुझ जैसी वाहियात औरत के करीब क्यों आते हैं? वो पहली रात वाला फिक्रा दोहरा गई थी जो उसके दिल में किसी अनी की तरह चुभा था। वो उसके लफ्जों को भुला नहीं सकी थी। वो फट पड़ी थी। आप उस रात मुझे बीवी नहीं बल्कि तवाइफ। अशनाल, वो गुस्से से चीखा था और अपना हाथ मारने के लिए बढ़ाया था, मगर फिर जब्त करके बड़ी मुश्किल से रोका था। क्या करेंगे? मारेंगे मुझे? मारें, रुक क्यों गए हैं? और आप कर भी क्या सकते हैं? या फिर से मेरी रूह पर जख्म लगाएंगे? वो ऊंची हुई अब की बार से और उसे फिर से धक्का दिया था। नहीं, आज मारूंगा नहीं। आज कुछ नया करूंगा। तुम्हारे लहजे की बगावत खत्म करूंगा और उस रात जो काम गुस्से और होश खोकर किया था आज होशो हवास। ये कहता वो अपनी बात छोड़कर गया था। उसकी अगली बात से उसका रंग लट्ठे की मानी सफेद हुआ था।
وہ اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کی کلائیوں سے پکڑ کر اسے بازوؤں میں اٹھاتا بیڈ پر پٹکنے کے انداز میں بٹھایا تھا۔ نہیں پلیز، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے پیچھے سرکنے لگی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا تھا اور اسے پھر سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ روشنال پلیز نہ کریں، وہ چیخی تھی۔ روشنال اس کی خوفزدہ ہرنی جیسی آنکھیں روشنال نے اس کی ہرنی جیسی سہمی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اسے ایسے لگا کہ اس کی آنکھیں افسانے لکھ رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں اس کے لرزتے لب، اس کا معصوم حسن دیکھ کر اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اس نے پرواہ کیے بغیر اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ نہیں، نہ کریں نا۔ اس کے خوف سے نکلتے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو وہ خود میں سموتا بند کر گیا تھا اور کچھ دیر بعد اسے چھوڑا تھا۔ اس کے اس عمل سے اشنال کی سانس اکھڑ گئی تھی۔ کچھ نہیں کر رہا، بس۔ وہ اس کے بال سے ہلاتا اسے ریلیکس کرتا ہوا بولا تھا جو اس کی قربت میں کانپ رہی تھی۔ اس کے بعد اس کے گال اور آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ تم پھر سے میرے لیے اہم کب سے ہونے لگی ہو۔ یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے اپنی پہلے والی عیشوں سے زیادہ پیاری لگنے لگی ہو۔ شاید یہ نکاح کا اثر ہے۔ اور ہاں، ایک بات غور سے سنو، نہ میں تمہیں دھتکارنا چاہتا ہوں اور نہ اتنی غیر اہم ہو تم میری زندگی کا لازمی جزو بن گئی ہو۔ وہ اپنے لطیف احساسات اس تک سرگوشی میں پہنچا رہا تھا۔ اپنی پاکٹ سے آر نام کا لاکٹ نکالا اور اس کی گردن میں پہنایا تھا اور اپنے لب اس کی نازک سفید گردن پر رکھے تھے۔ روشنال کے بازوؤں کے حلقے میں اس کے بے باک لمس پر وہ کام کر رہ گئی تھی۔ اس کے لفظ اس کے اوپر سے گزرے تھے۔ یہ فون لو، رات کو میں کال کیا کروں گا۔ دروازہ صحیح سے بند کر لینا، کوئی بھی آ جائے کھولنا مت۔ اسے میری دھمکی سمجھ لینا یا گزارش۔ اگر ذرا سی کھٹپٹ کی آواز بھی آئی تو مجھے کال کر دینا۔ ہو سکتا ہے 3 سے 4 دن تک میری واپسی ہو اور خود کی حفاظت میری امانت سمجھ کر کرنا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں پکڑتا نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھتا ہوا بولا تھا۔ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی کالج کے لیے تیار رہنا۔ کھانا ٹائم پر کھانا۔ اگر بوریت محسوس ہوئی تو فون پر کوئی چیز دیکھ کر دور کر لینا۔ اور ہاں، یہ تمہارے لیے لایا تھا۔ وہ اپنی سائیڈ پاکٹ سے 2-3 چاکلیٹ اس کی گود میں رکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ وہ یہ کہتا اب کی بار اس کی آنکھوں پر لب رکھتا اسے چھوڑتا باہر نکل گیا تھا۔ وہ پیچھے اس کی چوڑی پشت کو گھورتی رہ گئی تھی۔ آج اشنال کو 3 مہینے بعد پہلی بار اس سے اپنائیت ہوئی تھی۔ آج اس کا بخشا ہوا لمس بالکل اسے اپنے بابا کی طرح لگا تھا۔ اس کے اس لمس پر اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ اسے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ 2-3 دن کا کیوں کہہ کر گیا تھا۔ پہلے وہ اس طرح کیوں کہہ کے گیا تھا۔ اشنال، دروازہ بند کر لو۔ اس کی آواز سنتی وہ چاکلیٹ اور فون سائڈ پر رکھتی باہر نکلی تھی۔ وہ دروازہ بند کرنے کے لیے اس کے پیچھے گئی تھی جب وہ اس کو سیلیوٹ مارتا حیران پریشان چھوڑ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ آپ نے کیوں بلوایا مجھے؟ کوئی کام تھا کیا؟ روشنال نے عجلت میں پوچھا تھا۔ ہاں، مجھے وکیل ہائر کرنا تھا۔ آپ کا سنا تو چلی آئی ہوں۔ وہ جو جیسی بھی پر روشنال کو اسے ناگواری محسوس ہوئی تھی۔ میں نے یہ فیلڈ پچھلے 2 سال سے چھوڑی ہوئی ہے، اسی لیے معذرت۔ روشنال نے بڑی سہولت سے انکار کیا تھا۔ شیر شکار چھوڑ بھی دے تو رہتا وہ شیر ہی ہے، گیدڑ نہیں بن جاتا۔ وہ اس کی شاندار شخصیت کو دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ وہ مدعے کی بات پر آیا اور انتہائی سنجیدگی سے بولا تھا۔ جی، میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، آپ کا نام اس شہر کے ٹاپ لسٹ وکیلوں میں آتا ہے اور میں نے کافی آپ کے بارے میں پوچھ گچھ بھی کروائی ہے۔ وہ کافی مغرورانہ لہجے میں بولنے لگی تھی کیونکہ اسے لگا کہ اس کا ہائر کیا گیا وکیل کافی زیادہ ایج کا ہوگا، لیکن اپنی سوچ کے برعکس اس شخص کو دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ بلیک کلر کے سوٹ میں، اونچا لمبا قد، چوڑے مضبوط شانے، سیاہ گھنیرے بال پیشانی پر آئے ہوئے تھے، سمپل بلیک کلر کی چپل پہنے وہ اپنے تئیں رف سے حلیے میں تھا۔ اپنے بازوؤں میں باندھی گھڑی کو بار بار دیکھتا وہ شاید مجبوری میں کھڑا تھا۔ اسے لگا کہ وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں مسز عرفان دورانی ہوں، وہ اپنی طرف سے اسے متاثر کرتی ہوئی بولی تھی کیونکہ عرفان دورانی بہت بڑا بزنس مین تھا جس کی دولت کے چرچے دیکھ کر اس نے عرفان دورانی سے شادی کی تھی۔ پنک کلر کی ٹی شرٹ میں بالوں کی اونچی پونی ٹیل کیے روشنال کو وہ کافی بولڈ لگی تھی جو شاید اسے متاثر کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ تو مس، آپ اپنا کیس بتائیں، ہو سکتا ہے اس مسئلے پر روشنی ڈالیں۔ روشنال نے پہلے اسے وجہ پوچھنی چاہی۔ میں عرفان دورانی سے ڈائیورس لینا چاہتی ہوں۔ آپ اس معاملے میں میرا ساتھ دیں گے اور یہ بات میڈیا تک نہیں جانی چاہیے۔ وہ اسے آرڈر دینے والے انداز میں گویا ہوئی۔ اس میں کیا مشکل ہے، آپ مانگے تو وہ دے دیں گے۔ روشنال وقت اس معاملے کو نہیں جانتا تھا اس لیے یہ لفظ آسانی سے کہے تھے۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ آپ نے یہ والا محاورہ تو سنا ہوا ہے نا، اس بڈھے کو جب تک عدالت میں نہ گھسیٹ لوں مجھے آرام نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے وہ آپ تک پہنچ پاتا میں نے آپ کا پتہ کروایا، اور وہ اپنی ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھے پاؤں ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ تو آپ پھر یہ بھی جانتی ہوں گی کہ میں اپنے کیس کی منہ مانگی رقم لیتا ہوں۔ اس نے جیسے باور کروایا تھا۔ بس آپ میری جان چھڑا دیں، آپ کو اتنی رقم دوں گی کہ آپ ساری عمر بیٹھ کر کھائیں گے تو بھی ختم نہیں ہوگی۔ آئمہ دورانی نے لالچ کا پتہ پھینکنا چاہا تھا۔ وہ 35 سال کی خاتون تھی، اسی لیے ہر کسی سے شطرنج کھیلنا ان کی سرشت میں شامل تھا، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ روشنال نہ صرف وکیل تھا بلکہ بہت بڑا شطرنج باز تھا جو سارے مہرے کرنا جانتا تھا، جس کا کام ہی الٹی بساط کھیلنا تھا۔
मिसेस दौरानी, आपने जब मेरे बारे इतनी इन्वेस्टिगेशन करवाई है तो ये पता करवाना था कि सूद लेना मेरी फितरत नहीं है। मैं बस अपनी मेहनत का फल लेता हूँ। अपनी 3 साल वकालत के करियर में किसी के 1 रुपए का भी हकदार नहीं रहा। ये अलहदा बात है कि मैंने अब ये फील्ड छोड़ दी है। आपने अगर काम करवाना है तो फाइल दें, लालच नहीं। नहीं तो वो डोर है, जाएं। वो डोर का ऑटोमेटिक लॉक है। वो उसे दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला था। नहीं नहीं वकील साहब, आप तो बुरा ही मान गए हैं। मैंने तो आपकी आमदनी में इजाफा करना चाहा था। आयमा दौरानी अपने बालों की लट को हाथ में लपेटती बात संभालने की कोशिश कर रही थी। दरअसल मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि मामला राजदारी में हो और उसकी भनक तक किसी को भी ना पड़े। आपसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने हैं, उसके बाद अपना केस आपको दिखाऊंगी। अगर आपको एतबार नहीं तो मेरी सलाह है कि आप कोई और दरवाज़ा खटखटाएं, क्योंकि जहाँ एतबार के पंछी ना आए तो मैं फिर उड़ा देता हूँ। वो अपनी असली टोन में बोला था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप पे पूरा एतबार है। ये फाइल देख लें। आयमा दौरानी एकदम हिचकिचाई थी क्योंकि ये बंदा उसके लिए टेढ़ा महसूस हुआ था, क्योंकि वो उसे जितना रिझाने और मामले को सुलझाने की कोशिश करती, वो उतनी ही नागवारी से उसकी हर बात को रद्द कर रहा था। वो मुस्कुराते हुए फाइल पकड़ाते उसका हाथ को टच करती हुई बोली थी, ठीक है, आप जा सकती हैं। वो गुस्से को जब्त करता सख्ती से बोला था। कुछ देर वो फाइल खोलकर काबिले गौर करता रहा, लेकिन उसे ये केस बहुत उलझा हुआ लगा था। पिछले 3 साल से वो अरफान दौरानी की कमजोरी नहीं समझ पाया। आज कमजोरी का एक सिरा उसके हाथ लगा था जिसे वो हसनाल को बता सकता था, इसीलिए कुछ फैसला करता हुआ उठा था। वो चाबियां उठाता वक्त बुला के लिए निकल आया था। डोर बेल बजी तो तहमीना बेगम ने दरवाजा खोला था। रोशनाल को देखकर ठटकी थी। वो कोई दस्ती बैग लिए खड़ा था। कैसा है मेरा चांद? उसे सामने देखते हुए उनके मुंह से बस यही निकला था। 3 महीने बाद उसको अपनी नजरों के सामने देखकर उनको जैसे करार आया था। बाप से नाराजगी तो ठीक थी, पर मेरी क्या गलती थी जो अपनी पैदा करने वाली को भूल गए थे और उसको 3 महीने बाद सामने देखकर दरवाजे पर ही गिले शिकवे शुरू कर दिए थे। नहीं अम्मी, आप मेरी माँ हैं, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? और माएँ भी कोई भूलने वाली चीजें हैं। मैं बाबा से भी नाराज नहीं हूँ। उसने शर्मिंदगी से जवाब दिया था। अंदर आओ, उन्होंने हुक्म दिया था। नहीं माजरत अम्मी, पर मैं नहीं आऊँगा। इनफैक्ट मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। दरअसल अम्मी, मैं बाबा से ही मिलने आया हूँ। हसनाल ने कल 3 महीनों में मुझे पहली बार फ़ोन किया था कि पापा की तबीयत ख़राब है, इसीलिए मैं आया हूँ, उसने तेज़ लहजे में कहा था। तो क्या रस्में दुनिया निभाने आए थे कि दरवाजे पर ही मिलकर चले जाओगे? आ जाओ। जबकि तहमीना बेगम रोशनाल को बाजुओं से पकड़ते लाउंज में ले आई थी। बरखुरदार आ गई है याद। मुझे तो लगा था इतने नाराज हो गए हो कि आप कब्र में ही उतारने आओगे। सकील साहब बैठे न्यूज सुन रहे थे जब बीवी के पीछे आते बेटे को देखा था और उठकर खड़े हुए थे। तहमीना बेगम खामोशी से उसे अपने बाप के पास छोड़ती खुद किचन की तरफ चली गई। बाबा प्लीज ऐसी बातें ना करें, मैं फिर से चला जाऊंगा। वो आके शिद्दत से उनके सीने से लगा था। वो कुछ देर तक लगा रहा था। ये देखें, लैला मजनू की तरह इश्क जाग रहा है। मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। रोशनाल और अपने बाप को गले से लगे देखकर वो सीढ़ियों से उतर आया था, जबकि सगीर साहब उसकी बात पर हंसे थे। भाई बात सुने मेरी, आज पहली दफा ये बिल्कुल रीमा की तरह हंस रहे हैं। नहीं आगा जान और ये दोनों, मुझे कितने दिनों से बातचीत करना बंद की है कि मैं अपनी जॉब से रिजाइन दे दूं, सिर्फ इसलिए कि मेरी जान को खतरा है। आपने इनकी मोहब्बत में अपने करियर की कुर्बानी दे दी है, लेकिन मैं सिर्फ एक दिन इनकी मोहब्बत को देख सकता हूँ। लेकिन मेरी वतन से मोहब्बत इतनी है कि मैं खुद को तो कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन जॉब छोड़ना मेरे लिए नामुमकिन है। पता है आपको, जर्नलिस्ट बनना मेरा ख्वाब था, उसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। अब जब मेरी मंजिल करीब है तो मैं क्यों अपने इरादे से पीछे हटूं? आप ही बाबा को समझाएं। आप ही बाबा को समझाएं। रोशनाल एकदम से मजाक से हटता सीरियस मूड में आया था। तो क्या करें बाबा जान, करने देना जो भी से। जब ये पिछले 7 महीनों से काम कर रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ तो इंशाल्लाह आगे भी कुछ नहीं होगा। मैं इसे मना करूं भी तो इस उल्लू के पट्टे ने कौन सा रुक जाना है? लेकिन ये तो 4 दिन हो गए हैं रातें घर से बाहर गुजारता है, ना खाने का होश ना पीने का होश। उसने मुझे ये तक नहीं बताया कि इसके फोन पर लोग इसे धमकियां दे रहे हैं। वो भी मुझे पता लगा है। तुम मुझे नहीं, इसे समझाओ। वो हसनाल की तरफ मुंह फेरकर गुस्से से बोले थे। बाबा प्लीज, आप इतनी छोटी छोटी बातों पर परेशान क्यों होते हैं? मेरे इन हाथों की लकीरों में जितनी जिंदगी लिखी है, मैं उतनी ही काट कर जाऊंगा। वो एकदम से उनके पास बैठता उनको हक करता शरारत से बोला था। और अगर किसी ने केस तुम पर ही उल्टा कर दिया, जेल बंद करवा दिया, तो फिर क्या करोगे? फिर बैठकर रोओगे सारी जिंदगी? फिर इस तरह तो होता है ना इस तरह के कामों में। वो मजाक से बोला था। वो उन्हें और चिढ़ा गया। सगीर साहब ने उसकी तरफ से मुंह बिल्कुल फेर लिया था। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं, झांसी रानी के पिया। वो उनको नाराज होता देखकर उन्हें बात से हटाने के लिए अपनी माँ की तरफ देखकर उनके कदमों में जा बैठा था। हसनाल बाज आ जाओ। तहमीना बेगम ने टेबल पर चाय रखी थी। जब उसकी ओर फोर बकते देखकर उसे खूंखार नजरों से देखा था। अपनी माँ के इरादे देखता वो बाप के कदमों से उठाता वो माँ बाप के कदमों से उठता बिस्किट उठाता, ये कहता फिर से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा था।
वकील साहब, मेरा हिस्सा अपनी जेब में रख लेना, ये ना हो इस नाजुक सूरत हाल में मेरे लिए कुछ ना बचे। वो सीढ़ी पर कदम रखता पलट कर बोला था, जबकि रोशनाल उसकी उल्टी हरकतों से इतने अरसे बाद पहली दफा हंसा था। पहली दफा महजूज हुआ। हसनाल की वो चाल से शुरू से वाकिफ था। जिस तरह वो बाप को चकमा देकर भागा था, वो उसे दिल ही दिल में सराय बगार ना रह सका था। छोड़ो इसे, ये कोई बात तुम्हें ढंग की नहीं करने देगा। तुम अशनाल को क्यों नहीं साथ लाए? सगीर साहब ने उससे पूछा था। बाबा, उसके पेपर हो रहे हैं, फिलहाल अतवार को ले आऊंगा। उसने जानबूझकर झूठ बोला था और खाला को देखा जो उसकी बात सुनती गुस्से और तहस से आ रही थी। उस लड़की को तुम घर लेकर आए तो ये भूल जाना कि मैं तुम्हारी खाला हूँ और तुम्हारी माँ की बहन हूँ। तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया, पहले 4 साल उसे मंगनी करके दगा दिया। मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी खराब करके तुम खुद ऐसे जी रहे हो और उस महारानी को फूलों की सेज पर बिठाया हुआ है। मैं भी कितनी बेवकूफ हूं ना, उन सबको अपना समझती रही, पर मुझे आज समझ आई कि तुम सारे इस चाल में शामिल थे। तुम सारों ने उस पराये खून की खातिर मेरी मासूम बेटी की जिंदगी खराब की है। तहमीना बेगम रोशनाल को हंसते देखकर गुस्से से पागल हो गई थी। खाला, आप गलत बातें ना करें और ना अम्मी अबू को इस सारे मामले में शामिल करें। मैं बस थोड़ी देर के लिए आया था। वो अपने लहजे को नरम करता तमीज से बोला था और वैसे भी वो उनसे नजरें झुकाकर बात किया करता था। आज खुद आए हो तो कल अपनी उस बदकिरदार बीवी को लाओगे। पहले वो हसनाल पर टोरे डालती रही। बस खाला, एक और लफ्ज नहीं, बहुत लिहाज कर लिया मैंने आपका। अब मेरी मासूम बीवी के बारे में अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो मैं भूल जाऊंगा कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है। मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरी खाला हैं और ये तो बिल्कुल याद नहीं रखूंगा कि आप मेरे मरहूम चाचू की बीवी हैं। और जहां तक बात है ना मेरी बीवी के किरदार की, तो उसका किरदार इतना साफ है जितना कि साफ शफाफ मोती होता है। वो इतनी तेज आवाज में थी वो इतनी तेज आवाज में बोला था कि अंदर बैठी मिनाल का दिल काम कर रह गया था। खाला, बेशक आप उसकी माँ थी, माँ के होते हुए भी उसकी तरबियत नहीं हुई। अगर आप उसे हर बुरी बात से मना करती तो वो इस हद तक ना गिरती, वो इतनी चालबाज और धोखेबाज ना होती। सच बात है, आपने उसकी तरबियत नहीं की, उसे सिर्फ पाला है। आप अपनी मरहूमियों और कमियों का बदला उससे लेती रहीं, उसको टॉर्चर और प्रेशराइज करती रहीं। पता है, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है उसे लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता है ताकि वो अपनी जरिया ना तोड़ दे। फिर वो हाथी का बच्चा मुसलसल कोशिश करता रहता है कि वो इन मजबूत जंजीरों से आज़ाद हो जाए, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। और जब बड़ा होता है तो उसके पास हिम्मत भी होती है, ताकत भी होती है कि वो 1 सेकंड में उसे तोड़ दें, लेकिन वो दिमाग नहीं होता जो किसी की गुलामी की जद में आ जाता है। इस तरह आपने उसका दिमाग इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो कुछ अच्छा सोच सके। बस इतना ही कहना था। ये कहकर वो जाने लगा था। और हाँ, एक बात यह है, अपनी बेटी के हाथ की राइटिंग का इस खत से मुआवजा कर लीजिएगा। मेरी बीवी की राइटिंग उस रात के खत में 1% का भी मेल नहीं है और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुझे आपकी बेटी से नफरत नहीं है, उससे हमदर्दी है। उस पर तरस आता है कि उसके अंदर कोई तो खामी थी, कोई तो कमी थी। जिस लम्हे उसने अशनाल से नफरत की और इन कमजोर लम्हों ने उससे घटिया काम करवाया था और उससे इस बात का एहसास भी नहीं है। कहाँ जा रहे हो? आज रात तो रुक जाओ। वो सबको हैरान परेशान छोड़कर जा रहा था जब तहमीना बेगम उसके आगे आई। वो उसको रोकते हुए बोली, नहीं अम्मी, मेरा काम है। मैं 2-3 दिन शहर से बाहर हूँ। मैं अपने केस में उलझा हुआ हूँ, बस आपकी दुआ चाहिए। वो झुकता उनके हाथ चूमता वहां से दुआ लेता निकल गया था। मिनाल उसके लफ्जों से जमीन में धंसी जा रही थी। वो अपनी नफरत का इतना पता लगाकर चला गया था। आज आज तीसरा रोज था। उसकी माँ उसे अंदर खाना देकर जाती थी, उसके साइड टेबल पर खाना रख के चली जाती थी। वो उससे उसका हाल तक पूछना गवारा नहीं करती थी। हसनाल ने उस वाक़ये के बाद उसकी खबर नहीं दी थी। रोशनाल को गए 2 घंटे हो गए थे। वो तब से रोई जा रही थी। उसके अल्फाज उसके दिल में खुब कर रह गए थे। उसकी तबीयत खराब हो रही थी। उसने दिल में तहैया कर लिया था कि वो अब खुद की तरबियत खुद करेगी, वो खुद के लिए खुद जिएगी। उसको सांसों का मसला हुआ था। उसकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी थी। वो सांस लेने की कोशिश में आदी हो गई थी जब अपनी कमर पर उसे बाजों का हसार मालूम हुआ था। हसनाल ने ड्यूटी पर जाना था। वो एक दफ़ा मिनाल को देखना चाहता था और उसे तीसरा दिन टेबल पर नजर ना आई थी। वो परेशान हुआ था। खाला का रवैया उसे बदला ही लगा था। उसकी ड्यूटी तकरीबन रात को हुआ करती थी। रात 10 बजे का निकला, सुबह 12 बजे घर आता था। अभी तकरीबन भाई से मिलकर उसके दिल का बोझ हल्का हुआ था, लेकिन परेशान इसलिए था कि F-16 थंडर्स के साथ उसकी फिर से लड़ाई नहीं हुई थी। अपना सफरी बैग पहनकर वो रूम से निकला था। परेशान वो मिनाल की वजह से हुआ था। उसे 3 दिन अपनी नजरों के सामने ना देखकर उसके दिल में बेचैनी थी, इसलिए अपना बैग लटकाता वो कमरे से बाहर निकला था। क्यों अब उसकी याद आ रही है जो उसके बगैर गुजारा नहीं हो रहा। आगा जान जो बाहर टहल रहे थे, उन्होंने उससे कमरे से बाहर निकलते देखकर कहा था, मुर्दा बोले ना बोले, जब बोले तो छत फाड़ कर बोले। वो उनकी नाराजगी पर चोट करता हुआ बोला था जो 3 दिन से उसे बुला नहीं रहे थे। अस्तगफार, तुम्हें तो मुंह लगाना भी फजूल है। तुमने मुझे मुर्दा कहकर मेरे अंदर के हाकिम बक को जगा दिया है। अब मैं देखता हूँ तुम कैसे उसे देखने जाते हो। अब तुम्हारे हिटलर बाप को ना बताया तो मेरा नाम भी हाकिम बक ना हुआ। वो आज कितने दिनों बाद उसकी टोन में बात करते हुए बोले थे, आगा जान, अब आपको सेकंड हैंड खातून से शादी कर लेनी चाहिए। ओ मैं भूल गया था, सेकंड हैंड नहीं दादा, थर्ड हैंड, क्योंकि अब तो कोई भी आपसे पोते पोतियों वाली खातून
کیونکہ اب تو آپ سے کوئی پوتے پوتیوں والی خاتون شادی کریں گی، کوئی نوجوان حسینہ تو کرنے سے رہی۔ ایمی آپ ہم سے جیلس نہ ہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آپ اپنا گھر بسائیں اور اللہ کا نام ہے محلے والی پھاپے کٹنی آنٹیوں کی طرح لوگوں کی زندگی خراب نہ کریں۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر صلاح مشورے دینے لگا تھا۔ شرم نام کی تو تم میں کوئی چیز نہیں ہے نا، جو اپنے بزرگ دادا سے بغیرتیاں کر رہے ہو۔ وہ اسے دیکھ کر غصے اور مصنوعی غصے اور رعب سے بولے، جو چابیاں گھمائے اپنے ذہن میں کچھ نیا سوچتا انہیں چکمے دینے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ آغا جان، آپ اور بزرگ، ناممکن، یہ نہیں ہو سکتا، نہ شاہ رخ خان بوڑھا ہوگا اور نہ آپ تو میرے دوست ہیں، اور دوست بھی کبھی بوڑھے ہوتے ہیں بھلا۔ پتہ ہے جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو دادو آپ کی بہادری کی مثالیں دیا کرتی تھیں۔ وہ کہتی ہوتی تھی کہ جب میرا رشتہ تمہارے دادا سے طے ہوا تھا اس وقت ہم گاؤں میں رہتے تھے اور تمہارے دادا سارا دن کھیتوں میں بیل سے کام کرتے تھے، وہ رات میں ادھر ہی رہتے تھے اور اتنے بہادر تھے شیر بھی ان سے ڈرتے تھے۔ وہ ان کے پیچھے کھڑا ان کو ان کی بہادری کے قصے پیچھے لٹکے پردے کے پیچھے وہ ان کے پیچھے کھڑا ان کو ان کی بہادری کے قصے سناتا، پیچھے لٹکے پردے کے پیچھے چھپا تھا۔ باتیں تو ساری ٹھیک ہیں اور بہادر بھی میں بہت تھا، لیکن تمہاری پیدائش سے پہلے ہی تمہاری دادی فوت ہو چکی تھی۔ وہ کھوئے لہجے میں بولے اور پیچھے مڑے تو دیکھا وہ کہیں نہیں تھا۔ بڑے ہی کھوتے کا پتر ہے، مجھے بیوقوف بنا کر چلا گیا ہے۔ پتا تھا بغیرت کے بوڑھا دادی کی یادوں میں کھو جاتا ہے اور پھر کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ وہ لاٹھی اٹھاتے نفی میں سر ہلاتے مشکل سے سیڑھیوں سے اتر گئے تھے۔ کھوتے کا پتر ہوں یا نہ ہوں، پر میں پوتا حاکم بکا ہوں، مجھے ہر چیز کو ٹیکل کرنا آتا ہے۔ حسنال نے ان کی آواز مدھم ہوتے دیکھ کر اپنا سر پردے سے باہر نکالا تھا اور آخری سیڑھی پر جاتا دیکھ کر اپنے کالر کو ہلاتے بڑے فخر سے ان کی نقل اتارتے ہوئے کہا تھا، پتر یہ لے۔ وہ بے بسی سے اس کی طرف ہاتھ سے لعنت بھیجتے نکل گئے تھے جو اب اوپر نہیں آ سکتے تھے، جبکہ حسنال اب قہقہا لگاتے ہوئے مینال کے کمرے کی طرف بڑھا تھا، لیکن اس کے روم کا دروازہ بند تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اترتا دوسرے راستے سے آیا تھا۔